नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। आर्थिक सर्वेक्षण में 2021-22 में देश का आर्थिक विकास 11% रहने का अनुमान। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा, अर्थव्यवस्था में वी आकार का सुधार हो रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में स्वनिर्भर बनने से पूरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की कि सांसद जनता की आकांक्षाओं को लोकतांत्रिक रूप से पूरा करेंगे। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर। महाराष्ट्र सरकार ने 1 फरवरी से मुंबई की लोकल ट्रेनों में यात्रियों को कम भीड़-भाड़ वाले समय में यात्रा की अनुमति दी। और 4 दिनों का गणतंत्र दिवस समारोह बीटिंग द रिट्रीट के साथ संपन्न हुआ। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं अतहर सईद। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आज कहा कि देश में वी आकार का आर्थिक सुधार हो रहा है, जो अर्थव्यवस्था की आंतरिक सुदृढ़ता और संकट से उबरने की क्षमता का प्रमाण है। विशाल टीकाकरण अभियान, सेवाओं के क्षेत्र में मजबूत सुधार और उपभोग और निवेश में तीव्र वृद्धि के बल पर ये आर्थिक सुधार हुआ है। संसद के पटल पर रखे गए आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर 11% रहने का अनुमान है और मुद्रास्फीति का संज्ञान लेने वाली नॉमिनल जीडीपी 15.4% दर्ज होने का अनुमान है, जो स्वतंत्रता के बाद का सर्वोच्च स्तर होगा। प्रमुख आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यन ने आज नई दिल्ली में कहा कि बिजली की मांग, माल ढुलाई, ई-वे बिल, जीएसटी संकलन और स्टील की खपत जैसे संकेतों में तेजी लौटने के बल पर ये वी शेप सुधार आया है। India focused on saving lives and livelihoods. This was the humane principle that guided India's policy response. India was the only country to announce a slew of structural reforms. The V-shaped economic recovery without a second wave makes India therefore a sui generis case in mature policy making. The mega vaccination drive that is now on should enable this recovery, especially in the services sector. श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि पूर्णबंदी के बाद जैसे जैसे अर्थव्यवस्था को खोला गया, उसके साथ ही भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आर्थिक समर्थन के कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत को मूलभूत ढांचे पर केंद्रित वित्तीय नीति की आवश्यकता है। आर्थिक सर्वेक्षण में धीमी वृद्धि के दौर में सार्वजनिक निवेश के लाभ पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रमुख आर्थिक सलाहकार ने कहा कि भारत के सरकारी ऋण की रेटिंग अर्थव्यवस्था के मूलभूत आधार को नहीं दर्शाती और इस बात के कई संकेत हैं। उन्होंने कहा कि सोवरन क्रेडिट रेटिंग प्रणाली में संशोधन की जरूरत है। श्री सुब्रमण्यन ने कहा कि भारत को आर्थिक वृद्धि पर ध्यान केंद्रित रखना होगा, ताकि गरीबी से लोगों को बाहर निकालने के लिए उन तक समर्थन पहुंचाने वाली नीतियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के पास अतिरिक्त साधन हों। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा पर सरकारी खर्च में हल्की बढ़ोतरी से प्रभाव कहीं अधिक होता है और स्वास्थ्य सेवा पर एक आम परिवार के जेब से होने वाले खर्च में बहुत बड़ी कटौती संभव हो पाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि हमारा संविधान हमें जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, वहीं ये अपने नागरिकों से ये अपेक्षा करता है कि वे कायदे कानूनों को भी उतनी ही निष्ठा से पालन करें। संसद के बजट सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में उन्होंने हाल ही में राष्ट्रध्वज के अपमान और गणतंत्र दिवस के अनादर को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि संसद के पिछले सत्र में पारित कृषि संबंधी 3 कानूनों का उद्देश्य देश के किसानों को और ज्यादा अधिकार और शक्तियां हासिल करने में मदद करना है। मेरी सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी, उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं।
श्री कोविंद ने ये भी कहा कि इन कानूनों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों से 10 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। छोटे किसानों को होने वाले इन लाभों को समझते हुए ही अनेक राजनीतिक दलों ने समय समय पर इन सुधारों को अपना भरपूर समर्थन दिया था। वर्तमान में इन कानूनों का अमलीकरण देश की सर्वोच्च अदालत ने स्थगित किया हुआ है। मेरी सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी। लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा को सर्वोपरि रखने वाली मेरी सरकार इन कानूनों के संदर्भ में पैदा किए गए भ्रम को दूर करने का निरंतर प्रयास कर रही है। राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार ने देश के किसानों की दशा सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। आत्मनिर्भर भारत का हमारा लक्ष्य आत्मनिर्भर कृषि से और सशक्त होगा। इसी सोच के साथ सरकार ने बीते 6 वर्षों में बीज से लेकर बाजार तक हर व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन का प्रयास किया है, ताकि भारतीय कृषि आधुनिक भी बने और कृषि का विस्तार भी। इन्हीं प्रयासों के क्रम में मेरी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए लागत से 1.5 गुना एमएसपी देने का फैसला भी किया। मेरी सरकार आज न सिर्फ एमएसपी पर रिकॉर्ड मात्रा में खरीद कर रही है, बल्कि खरीद केंद्रों की संख्या को भी बढ़ा रही है। मुझे खुशी है कि सरकार के इन प्रयासों को हमारे किसान अपने परिश्रम से और आगे बढ़ा रहे हैं। कोविड-19 महामारी से निपटने के सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए श्री कोविंद ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि सरकार द्वारा समय पर लिए गए उचित निर्णयों से लाखों लोगों की जान बचाने में मदद मिली। कोरोना महामारी के इस समय में जब दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति, हर देश इससे प्रभावित हुआ, आज भारत एक नए सामर्थ्य के साथ दुनिया के सामने उभर कर आया है। मुझे संतोष है कि मेरी सरकार के समय पर लिए गए सटीक फैसलों से लाखों देशवासियों का जीवन बचा है। आज देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या भी तेजी से घट रही है और जो संक्रमण से ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या भी बहुत अधिक है। राष्ट्रपति ने कहा कि जहां एक ओर जनता को महामारी से बचाने के प्रयास लगातार जारी हैं, वहीं देश की अर्थव्यवस्था महामारी से हुए नुकसान से उबर रही है। एक तरफ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, दूसरी तरफ अनेक राज्यों में बाढ़, कभी अनेक राज्यों में भूकंप, तो कभी बड़े बड़े साइक्लोन, टिड्डी दल के हमले से लेकर बर्ड फ्लू तक देशवासियों ने हर आपदा का डटकर सामना किया है। इसी काल में सीमा पर भी अप्रत्याशित तनाव बढ़ा। इतनी आपदाओं से इतने मोर्चों पर देश एक साथ लड़ा और हर कसौटी पर खरा उतरा। इस दौरान हम सब देशवासियों के अप्रतिम साहस, संयम, अनुशासन और सेवा भाव के भी साक्षी बने हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत ने दुनिया के कई देशों को कोरोना महामारी के लाखों टीके मुफ्त उपलब्ध कराकर मानवता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। हमारे लिए यह और भी गर्व की बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। इस प्रोग्राम की दोनों वैक्सीन भारत में ही निर्मित हैं। संकट के इस समय में भारत ने मानवता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अनेक देशों को कोरोना वैक्सीन की लाखों खुराक उपलब्ध कराई है। भारत के इस कार्य की विश्व भर में हो रही प्रशंसा हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति सर्वे संतु निरामया की भावना के साथ जग कल्याण की हमारी प्रार्थना हमारे प्रयासों को और ऊर्जा दे रही है। युवाओं के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार में ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू को समाप्त करने के फैसले से देश के नौजवानों को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का भी गठन किया है, जिससे युवा सरकारी नौकरियों में आने के लिए कई परीक्षाएं देने के झंझट से बचेंगे। श्री कोविंद ने कहा कि ये एक सुखद संयोग है कि राष्ट्र ने स्वतंत्रता की 75वीं जयंती से कुछ ही पहले नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार देश के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। लद्दाख में गलवान घाटी की घटना का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए वहां अतिरिक्त बल तैनात कर दिए गए हैं। श्री कोविंद ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज 8 महीने तक उपलब्ध कराया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने महामारी की वजह से अपने घरों को वापस लौटे प्रवासी मजदूरों की मुसीबतों का भी पूरा ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि गरीब महिलाओं के जनधन खातों में करीब 31,000 करोड़ रुपए का सीधा अंतरण किया गया।
देश में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे केंद्र के प्रयासों का जिक्र करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 1.5 करोड़ गरीब लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि गांव में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर उठाना सरकार की प्राथमिकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि हर घर जल योजना के अंतर्गत हर परिवार को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के साथ साथ जल संरक्षण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। श्री कोविंद ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत करीब 6.5 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं। भारतीय वायुसेना में महिलाओं को लड़ाकू विमान चालकों के रूप में नियुक्ति दी गई है और मिलिट्री पुलिस में भी अब महिलाएं जा सकेंगी। राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने सुविधा योजना तैयार की है, जिसके अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं को ₹1 की नाम मात्र राशि पर सैनिटरी नैपकिन्स उपलब्ध कराए जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों में जल परिवहन के जरिए उन्हें विकास की नदियां बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे पूर्वोत्तर के सभी वर्गों के लोगों को फायदा होगा। जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों का जिक्र करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय परिषद के चुनाव सफलतापूर्वक कराए गए। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर में प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक की इलाज की सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार की विकासोन्मुख नीतियों को जम्मू कश्मीर के लोगों का हार्दिक समर्थन मिल रहा है। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से देश की शिक्षा प्रणाली में किए गए सुधारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि नई नीति में विद्यार्थियों को अपनी पसंद के विषयों को चुनने की पूरी स्वतंत्रता पहली बार दी गई है। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने से जम्मू कश्मीर के लोग सशक्त हुए हैं और उन्हें नए अधिकार मिले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि इस साल से देश में अमृत महोत्सव का भी शुभारंभ होगा, जिसके अंतर्गत भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के सिलसिले में समारोह की शुरुआत होगी। नए कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस, वामपंथी दलों, राष्ट्रीय जनता दल, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी और कुछ अन्य पार्टियों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बजट सत्र के समय का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। संसद में बजट सत्र से पहले श्री मोदी ने आशा व्यक्त की है कि सांसद जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में अपना भरपूर योगदान करने का अवसर नहीं गंवाएंगे। इस दशक का आज ये पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रारंभ से ही आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को, उन संकल्पों को तेज गति से सिद्ध करने का ये स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है। इस दशक का भरपूर उपयोग हो और इसलिए इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो, ये देश की अपेक्षाएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2020-21 में वित्त मंत्री को अलग अलग पैकेजों के रूप में साल में कई मिनी बजट पेश करने पड़े हैं, इसलिए मौजूदा बजट सत्र को इन्हीं मिनी बजटों में से एक माना जाना चाहिए। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2020 में एक नहीं, हमें वित्त मंत्री जी को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े, यानी 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा और इसलिए ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। सरकार ने बजट सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करने में विभिन्न राजनीतिक दलों का सहयोग प्राप्त करने के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी सभी पार्टियों के नेताओं की रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बहिष्कार के लिए विपक्ष की आलोचना की। संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में श्री प्रसाद ने विपक्ष के इस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं और वे राजनीतिक मतभेदों से ऊपर हैं।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का सम्मान करना लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि कांग्रेस राष्ट्रपति के संबोधन का बहिष्कार कर किस तरह की परंपरा कायम करना चाहती है। Today, in terms of the conventional parliamentary practices, the budget session commenced with the speech of Honorable the President of India to both the Houses of Parliament. This is a salutary parliamentary tradition for the last so many years. Mahamahim Rashtrapati Ji is beyond the pale of political divide. He represents the symbol of constitutional head of India and therefore entitled to our respect. It is a matter of great regret today that the opposition sought to boycott it. But more particularly disquieting is the irresponsible role of Congress Party. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी विपक्षी दलों की निंदा की। लोकतंत्र की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति की अपनी एक गरिमा है और राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करना यानी राष्ट्रपति का अपमान। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण की प्रति आज लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भी संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 पेश किया। उन्होंने 3 कृषि कानूनों पर कांग्रेस, डीएमके और वाम दलों के विरोध के बीच सर्वेक्षण को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। लोकसभा में सदन के वर्तमान सदस्य सुरेश अंगाड़ी और पूर्व सदस्यों रामविलास पासवान, तरुण गोगोई, मोतीलाल वोरा, जसवंत सिंह, अहमद पटेल और अन्य के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा में 3 वर्तमान और 11 पूर्व सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और अन्य दलों के सदस्यों ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को भी संसद में श्रद्धांजलि देने की मांग की। बाद में दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के दोनों सदनों की अगली बैठक सोमवार को होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 31 जनवरी 2021। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। आर्थिक सर्वेक्षण में 2021-22 में देश का आर्थिक विकास 11% रहने का अनुमान। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा, अर्थव्यवस्था में V आकार का सुधार हो रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में स्वनिर्भर बनने से पूरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की कि सांसद जनता की आकांक्षाओं को लोकतांत्रिक रूप से पूरा करेंगे। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर। महाराष्ट्र सरकार ने 1 फरवरी से मुंबई की लोकल ट्रेनों में यात्रियों को कम भीड़-भाड़ वाले समय में यात्रा की अनुमति दी। 4 दिनों का गणतंत्र दिवस समारोह बीटिंग द रिट्रीट के साथ संपन्न हुआ। देश में अब तक 29,28,000 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 5,72,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए हैं। इस बीच देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 20,000 से अधिक रोगियों के ठीक होने से स्वस्थ होने की दर 96.96% हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि 1 करोड़ 3 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड के सक्रिय मामलों में निरंतर कमी आ रही है। इस समय संक्रमित लोगों की संख्या 1,71,686 रह गई है, जो कुल संक्रमितों की 1.60% है। देश में कल 18,855 नए रोगियों के आने से संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ 7 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 163 लोगों की मौत की पुष्टि होने के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1,54,000 से अधिक हो गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा परिषद ने कहा है कि कल विभिन्न जांच केन्द्रों में 7,42,000 कोविड जांच की गई। देश में अब तक 19 करोड़ 50 लाख कोविड जांच की जा चुकी हैं। बहरीन ने कहा है कि भारत से मिलने वाली वैक्सीन से उनके देश के लोगों को बड़ा लाभ होगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत के साथ
भारत में बहरीन के राजदूत अब्दुल रहमान अल कौस ने कहा है कि उनके देश को भारत द्वारा वैक्सीन के टीके भेजे जाने से ये स्पष्ट है कि दोनों देशों के बीच पुराने और प्रगाढ़ संबंध हैं। I would like to express our sincere appreciation to the leadership, government and people of Republic of India for their continuous collaboration and effort to strengthen the bilateral relation, which continues to deliver on the aspiration of both countries. The Kingdom of Bahrain and the Republic of India share historical and ever-growing friendship. Bahrain appreciates and welcomes the Republic of India cooperation in overcoming challenges presented by the COVID-19 pandemic. शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सरकार देश में वर्चुअल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अमल की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इन विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा में और अधिक संख्या में विद्यार्थियों के दाखिलों को बढ़ाने की बात कही गई है। श्री निशंक ने सभी संबंधित मंत्रालयों और संगठनों को निर्देश दिए हैं कि वे नई शिक्षा नीति के सुचारू क्रियान्वयन में तेजी लाएं। शिक्षा मंत्री ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मातृभाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजी के उपयोग पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया की तरह स्टडी इन इंडिया अभियान भी बड़े पैमाने पर शुरू किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ 6 राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार के लिए $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान। ये कार्यक्रम भारत और विश्व बैंक के बीच 1994 से जारी साझेदारी पर आधारित है। ये योजना सरकारी स्कूल शिक्षा को मजबूत करने और सभी के लिए शिक्षा प्रदान करने के देश के लक्ष्य की दिशा में लाभकारी होगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में दक्षिणी कश्मीर के त्राल क्षेत्र के मंडूरा गांव में आज दोपहर बाद सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों ने छिपे हुए आतंकवादियों को मार गिराया। पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि ये तीनों पुलवामा जिले के स्थानीय निवासी थे और इनका संबंध हिजबुल मुजाहिदीन से था। पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि 2 दिनों पहले पुलगाम जिले में हुई विस्फोट की घटना में शामिल व्यक्ति की पहचान कर ली गई है, जिसका संबंध जैश-ए मोहम्मद से है। उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। गुजरात में पुलिस की आतंकवाद निरोधी दस्ते ने एक 55 वर्षीय अफगान नागरिक को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 15 वर्षों से अहमदाबाद में अवैध रूप से रह रहा था। आरोपी सरदार खान पठान अहमदाबाद के मिर्जापुर इलाके में आधार कार्ड, पैन कार्ड, चुनाव कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड जैसे जाली पहचान पत्र के साथ रह रहा था। पुलिस के अनुसार पठान पर विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने 2 भारतीय पासपोर्ट, अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रतीक और उसके पास से एक पाकिस्तानी पहचान पत्र के साथ एक दस्तावेज की प्रति भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने स्वीकार किया है कि वह अफगानिस्तानी निवासी था और लगभग 15 वर्ष से अपने बेटे के साथ अहमदाबाद में रह रहा था। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में कोविड को ध्यान में रखते हुए भीड़ प्रबंधन के लिए आगामी 1 फरवरी से स्थानीय लोगों को व्यस्त समय के दौरान तय समय सीमा के भीतर लोकल ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई की जीवन रेखा मानी जाने वाली उपनगरीय रेल सेवाओं को फिर से शुरू करने के विषय पर आज हुई समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये निर्णय लिया। कोरोना वायरस महामारी को मद्देनजर रखते हुए मुंबई की स्थानीय ट्रेनों में भीड़भाड़ न हो, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने आम जनता को 1 फरवरी से निर्धारित समय के दौरान लोकल ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति दे दी है। यानी सुबह पहली लोकल शुरू होने से लेकर सुबह 7 बजे तक, दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक और रात 9 बजे से लेकर आखिरी लोकल सेवा चलने तक लोगों को स्थानीय ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति दी गई है। वर्तमान में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर यात्रियों की कुछ श्रेणियों जैसे कि महिलाओं और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को मुंबई में स्थानीय ट्रेनों से यात्रा करने की अनुमति है। राज्य सरकार और रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण और प्रबंधन की तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना वायरस महामारी के कारण उपनगरीय ट्रेन सेवाओं को पिछले साल मार्च महीने के अंत में निलंबित कर दिया गया था। इस बहुप्रतीक्षित निर्णय की वजह से निश्चित रूप से मुंबईकरों ने राहत महसूस की है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने आज 28 फरवरी तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। चीन ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण रिश्तों को सुधारने के सुझावों की सराहना की है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने चीन अध्ययन के बारे में अखिल भारतीय 13वें सम्मेलन में डॉक्टर एस जयशंकर के संबोधन पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी से पता चलता है कि भारत ने चीन के साथ संबंधों को महत्व दिया है। कल अपने संबोधन में विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण संबंधों को दूर करने के लिए 8 व्यापक सिद्धांतों और 3 आपसी मतभेदों को रेखांकित किया था। उन्होंने कहा था कि दोनों देश सही मायनों में असमंजस में हैं। दोनों देशों के बीच पिछले साल 5 मई से पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। हालांकि इस गतिरोध को दूर करने के लिए भारत और चीन ने कई दौर की सैन्य और राजनयिक बातचीत की है। नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक में आज शाम 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह के अंत में भव्य विदाई समारोह बीटिंग द रिट्रीट संपन्न हो गया। समारोह में इस वर्ष भी भारतीय धुनों को प्रस्तुत किया गया। समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और तीनों सेवाओं के प्रमुख उपस्थित थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। ऐतिहासिक विजय चौक पर थल सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की बैंड ने मनोरम धुन प्रस्तुत की, जिससे उपस्थित जन समुदाय मंत्रमुग्ध हुए। इस बार समारोह की शुरुआत 1971 युद्ध में पाकिस्तान पर मिली जीत के 50 साल पूरे होने पर तैयार की गई खास धुन स्वर्णिम विजय थीम से की गई। भव्य कार्यक्रम में कुल 26 धुन प्रस्तुत की गई। इस भव्य समारोह का समापन लोकप्रिय धुन सारे जहां से अच्छा से किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत 5 राज्यों को 1,751 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दे दी। इसमें 2020 में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित राज्य तथा रबी की फसल की ओलावृष्टि से हुए नुकसान की राहत शामिल है। श्री शाह ने अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने असम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के लोगों की मदद करने का संकल्प लिया है, जिन्होंने इन प्राकृतिक आपदाओं को झेला है। कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक स्तर पर सोने की मांग 11 वर्ष के न्यूनतम स्तर तक गिर गई है। विश्व सोना परिषद द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आभूषणों की मांग अब तक के रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। वैश्विक स्तर पर आभूषणों की मांग में 34% की गिरावट आई और भारत में ये गिरावट 42% रही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आर्थिक सर्वेक्षण में 2021-22 में देश का आर्थिक विकास 11% रहने का अनुमान। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा, अर्थव्यवस्था में वी आकार का सुधार हो रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में स्वनिर्भर बनने से पूरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की कि सांसद जनता की आकांक्षाओं को लोकतांत्रिक रूप से पूरा करेंगे। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के तिराल इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर। महाराष्ट्र सरकार ने 1 फरवरी से मुंबई की लोकल ट्रेनों में यात्रियों को कम भीड़भाड़ वाले समय में यात्रा की अनुमति दी। 4 दिनों का गणतंत्र दिवस समारोह बीटिंग द रिट्रीट के साथ संपन्न हुआ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।